जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद पढ़ा था। आज जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। और इसमें पहला जो अपन पढ़ेंगे वो है मैथेनॉल। क्या है? मैथेनॉल। समझिए, औद्योगिक महत्व के अल्कोहल का पहला पॉइंट मैथेनॉल क्या है। समझो क्या कह रहा है कि मैथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। देखो, इसको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। मैथेनॉल को लकड़ी के भंजन और आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। तो दो क्वेश्चन बन गए बेटा। पहला क्वेश्चन, मैथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। दूसरा क्वेश्चन बेटा, इसे कास्ट स्प्रिट कहते हैं क्यों? इसे कास्ट स्प्रिट कहते हैं क्यों? तो इसे लकड़ी के भंजन और आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। आगे देखो, मैथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन उच्च ताप व दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन पूछा सकता है कैसे किया जाता है। तो मैथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप व दाब पर किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कितने पर? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को 573 केल्विन ताप, 573 केल्विन ताप और 200 एटॉमिक दाब पर उत्प्रेरक क्या लिया? कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइडों पर प्रवाहित करके बनाया जाता है। और अंततः परिणाम स्वरूप बनता क्या है अपने पास? मैथेनॉल। तो समझो कैसे बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। अब उत्प्रेरक क्या ले लिया? अब अपन ने लिया था क्रोमियम के ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड। तो CuO, ZnO और Cr2O3 कितने केल्विन ताप पर? 573 और 200 एटॉमिक दाब, 200 एटॉमिक दाब पर यदि इसकी क्रिया करवाते हैं तो निर्माण किसका होता है बेटा? मैथेनॉल का। किसका निर्माण होता है? मैथेनॉल का। तो आपने मैथेनॉल में क्या देखा कि सबसे पहले मैथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजन और आसवन से प्राप्त किया जाता है। फिर अपन ने क्या लिखा कि बनाते कैसे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो मैथेनॉल का निर्माण होता है, जिसमें ताप का मान 573 केल्विन और दाब का मान 200 एटम लिया। उत्प्रेरक अपन ने क्या लिया? कौन सा? ZnO, Cr2O3 और तीसरा क्या लिया? कॉपर का ऑक्साइड CuO। ये हो गई मैथेनॉल के निर्माण की विधि। आगे समझो, मैथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए, मैथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक CO तथा H2 को वाटर गैस और मैथेन के आंशिक ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। औद्योगिक उत्पादन के लिए CO और H2, जिसको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? वाटर गैस। क्या कहते हैं बेटा? वाटर गैस, संश्लेषित गैस। ठीक है, उसको किससे प्राप्त किया जाता है? ऑक्सीकरण से, मैथेन के आंशिक ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसके आगे आ रहे हैं गुणधर्म, मैथेनॉल के गुणधर्म। समझो, मैथेनॉल एक रंगहीन द्रव है। मैथेनॉल क्या है? एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 337.5 केल्विन होता है। जिसका क्वथनांक कितना होता है? 337.5 केल्विन होता है। ये कैसी होती है? जल में घुलनशील है। यह है जल में घुलनशील है। इसका घनत्व, इसका आपेक्षिक घनत्व 0.795 होता है। घनत्व आपेक्षिक कितना होता है? 0.795 होता है। यह विषाक्त द्रव है। क्या है? विषाक्त द्रव है। इसे पीने से मनुष्य को अंधा हो जाता है। अगर इसको कोई पी जाता है, जैसे मनुष्य इसको पी लेता है तो क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है और अधिक में पी लेने से मृत्यु हो जाती है। मैथेनॉल एल्केनॉल द्वारा दर्शाई जाने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब जो एथेनॉल बताता है वो सारी अभिक्रियाएं कौन बताता है? मैथेनॉल। तो देखो बेटा, गुणधर्म में सबसे पहले इसका क्वथनांक पूछा जा सकता है, घनत्व पूछा जा सकता है और इसके पीने से अंधापन, और अंधापन के बाद में ज़्यादा पी लिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। आगे आ रहे हैं इसके उपयोग।
क्या आ रहे हैं, उपयोग। तो पहला उपयोग दे रखा है पेंट या वार्निश कॉमा सेलुलाइड आदि विलायकों के रूप में, पेंट वार्निश सेलुलाइड आदि विलायकों के रूप में। दूसरा उपयोग आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में, किस में आ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में। तीसरा एथेनॉल के विकृतीकरण में, एथेनॉल के विकृतीकरण में। चौथा आ रहा है ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रतिहिम, प्रतिहिम मतलब कूलेंट जो होता है ना, उस कूलेंट के रूप में। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जैसे आयोडोमेथेन में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण जैसे आयोडोमेथेन। तो अपन ने टॉपिक पढ़ा मेथेनॉल, सबसे पहले मेथेनॉल क्या है, कैसे बना, उसके बाद में उसके गुणधर्म और क्या पढ़े हैं अपन ने, उपयोग। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक आ रहा है एथेनॉल। जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5OH। रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5OH। यह मदिरा का अंश है, मदिरा जिसे अपन कहते हैं दारू, मदिरा या दारू का अंश है। देखो एथेनॉल, इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यह मदिरा का मुख्य अंश है, यह मदिरा का मुख्य अंश है। इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। इसे किससे बनाया जाता है, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। इसे अन्य अल्कोहल भी कहते हैं, इसे अन्य अल्कोहल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। आगे देखो, औद्योगिक रूप से एथेनॉल को सीरे या स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसे स्टार्च से या पदार्थों से कौन सी प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है, फर्मेंटेशन। आगे देखो, जटिल कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों द्वारा सरल अणुओं में अपघटन। जटिल कार्बनिक यौगिकों का किसके द्वारा, क्या कह रहा है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों द्वारा सरल अणुओं में विघटन। जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक अणुओं में विघटन क्या कहलाता है बेटा, किण्वन। किसके द्वारा होगा किण्वन, एंजाइमों के द्वारा। तो एंजाइमों के द्वारा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। यह एक ऊष्माक्षेपी है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। इस क्रिया में CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है और विलयन उबलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे अपन ने कभी जो कली अपने घरों की पुताई करते हैं, उस पुताई में आपने कभी पानी डाला हो तो उबलता है, वो बिल्कुल एक साथ खोलता है, मतलब उसमें से बाहर निकलती है, तो वो प्रोसेस कौन सा हो गया, ऊष्माक्षेपी होता है। और उसमें जो विलयन होता है वो उबलता हुआ प्रतीत होता है। आगे देखो, इसलिए इसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है इसमें पहला है सीरे से एथेनॉल। एथेनॉल किस किस विधि से बनाया जा सकता है, तो पहला है सीरे से एथेनॉल बनाना। गन्ने या चुकंदर के रस से शर्करा क्रिस्टल को पृथक कर लेने के बाद, गन्ने या चुकंदर के रस से शर्करा क्रिस्टल को पृथक कर लेने के बाद एक गाढ़े लाल भूरे रंग का मात्र द्रव्य बचता है। कौन से कलर का, गाढ़े लाल भूरे रंग का मात्र द्रव्य बचता है, जिसे सीरा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले जाए सीरा किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे कि गन्ने और चुकंदर के रस से शर्करा क्रिस्टल को पृथक कर लेने के बाद एक लाल भूरे रंग का मात्र द्रव्य बचता है, जिसे सीरा कहते हैं। सीरे में शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा सकता है सीरे में किस किस का मिश्रण होता है, शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। सीरे में ग्लूकोज निम्न पदों से प्राप्त किया, तब सीरे में से ग्लूकोज प्राप्त करने के पद। पहला है तनुकरण, सीरे को जल से तनु करते हैं। तनुकरण में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सीरे को जल से तनु करते हैं और एक आयतन सीरे में 5 आयतन जल मिलाते हैं। एक आयतन सीरे में 5 आयतन जल मिलाते हैं। दूसरा आ रहा है अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। तो सीरे के तनु जलीय विलयन में क्या करते हैं अपन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सीरे के तनु विलयन में अपन क्या मिलाते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे विलयन की pH 4 से 5 के मध्य रहे। विलयन की निश्चित pH होनी चाहिए कितनी, 4 से 5 के मध्य। उसमें जीवाणु उत्पन्न न हो, pH का मान कम होगा तो जीवाणु उत्पन्न कम होंगे।
अल्प मात्रा में अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं, अल्प मात्रा में अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं। यह खमीर के लिए भोजन का कार्य करता है। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट खमीर के लिए किसका कार्य करता है? भोजन का कार्य करता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा प्रोसेस आ रहा है वो है खमीर मिलाना। क्या मिलाना? खमीर मिलाना। तो देखो, उपयुक्त विलयन को काष्ठ पात्र में लेकर, लकड़ी के पात्र में लेकर खमीर मिलाते हैं, लकड़ी के पात्र में लेकर खमीर मिलाते हैं। विलयन को कुछ दिनों तक 298 से 303 केल्विन, विलयन को कुछ दिनों तक 298 से 303 केल्विन ताप पर स्थिर रख दिया जाता है। 298 से 303 केल्विन ताप पर स्थिर रख दिया जाता है। खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम, खमीर में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? इन्वर्टेज एंजाइम। खमीर में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। तो देखिए, जो सुक्रोज है, जो शर्करा है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11, C12H22O11। ये क्या है बेटा? शर्करा। क्या है? शर्करा। क्या ले रहे हैं अपन? जल। एंजाइम कौन सा? इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। तो यह अपघटित होगा और अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करेगा। C6H12O6, C6H12O6। एक किसका है? ग्लूकोज अणु, और दूसरा किसका है? फ्रक्टोज अणु। किसका है? फ्रक्टोज अणु। एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि खमीर में उपस्थित अन्य एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब ग्लूकोज अपने पास बन गया, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना है अपने को? एथेनॉल में। तो कौन सा एंजाइम उपयोग करेंगे? जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम उपयोग करते हैं। और CO2 गैस निकलती है। इसमें कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। इस प्रकार किण्वन द्वारा प्राप्त विलयन में 10 से 15% एथेनॉल होती है। इस प्रकार किण्वन द्वारा प्राप्त जो विलयन है उसमें 10 से 15% क्या होती है? एथेनॉल। और यह विलयन वॉश कहलाता है। यह विलयन किस नाम से जाना जाता है? वॉश। क्या कहलाता है? वॉश। आगे देखो, वॉश का आश्वन। वॉश का एक विशेष उपकरण कॉफी का भभका में, बेटा वॉश का आश्वन किस में किया जाता है? कॉफी का भभका में। किस में? कॉफी का भभका में आसवन करते हैं। इससे 90% एथेनॉल प्राप्त होती है। कॉफी भभका से कितने परसेंट एथेनॉल प्राप्त होती है? 90% एथेनॉल प्राप्त होती है। प्राप्त एथेनॉल का फिर से प्रभाजी आसवन करते हैं। प्राप्त जो एथेनॉल है उसको फिर से क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन किया जाता है। 351.2 केल्विन ताप पर एकत्रित प्रभाज में 95.5% क्या होती है? एथेनॉल। इसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, परिशोधित स्प्रिट किसे कहते हैं? तो जो कॉफी भभका से जो प्राप्त एथेनॉल थी उसको 351.2 केल्विन ताप पर प्राप्त उसे एकत्रित कर प्रभाज में 95.5% एथेनॉल मिलाते हैं। एथेनॉल जो होती है उसे कहते हैं परिशोधित स्प्रिट। जो एथेनॉल प्राप्त हुई 95.5% उससे क्या कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट। आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पहला अपने सिरे से एथेनॉल बना दिया। दूसरा, स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना। स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना। देखो, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, आलू आदि खाद्य पदार्थों में स्टार्च उपस्थित होती है। कौन कौन से में? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, आलू आदि में क्या होती है? स्टार्च उपस्थित होती है। इन स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल निम्न पदों में प्राप्त होती है। पहली है सैकरीकरण। क्या है? सैकरीकरण। तो देखो, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना। स्टार्च से माल्टोज शर्करा प्राप्त करने का प्रक्रम निम्न पद है। पहले क्या है? मेश बना रहे हैं। मेश बनाने के बाद में माल्ट बनता है। मेश और माल्ट क्या होता है? माल्टोज विलयन। सबसे पहले मेश बनता है, मेश से माल्ट बनता है, और मेश और माल्ट का जो मिश्रण है वह मिश्रण ही माल्टोज विलयन कहलाता है। आगे देखो, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, आलू आदि स्टार्च युक्त पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े करके, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, आलू आदि स्टार्च युक्त पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े करके उच्च दाब तथा उच्च ताप पर भाप में गर्म करते हैं। इससे स्टार्च जल के साथ एक
दूध या लेई बना लेता है, इसे क्या कहते हैं? मेश। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेश किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे बेटा कि जो गेहूं, जो चावल, आलू, मक्का आदि स्टार्च युक्त पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े करके उच्च दाब और उच्च ताप पर भाप में गर्म करते हैं, इससे स्टार्च जल के साथ कौन सी बनाता है? लेई। दूध या लेई बना लेता है, इसे मेश कहते हैं। जौ में एंजाइम कौन सा होता है? डायस्टेस पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है जौ में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? डायस्टेस। अंकुरित जौ में डायस्टेस की मात्रा अधिक होती है। अंकुरित जौ में डायस्टेस की मात्रा अधिक होती है। आगे देखो, जौ को अंकुरित करने के लिए जौ में 288 केल्विन ताप पर, जौ को अंकुरित करने के लिए जौ में 288 केल्विन ताप पर एक अंधेरे कमरे में फैला दिया जाता है। 288 केल्विन ताप पर जौ को एक अंधेरे कमरे में क्या कर देते हैं? फैला दिया जाता है। 2-3 दिन में जो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। 2-3 दिन में जो अंकुरित हो जाते हैं, यह माल्ट कहलाता है। तो बेटा 288 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे में जौ को अंकुरित करना क्या कहलाता है बेटा? अंकुरित हो जाता है। जो अंकुरित जौ है वो अंकुरित जौ ही क्या कहलाता है? माल्ट कहलाता है। मेस अपन ने बना लिया, अब क्या बन गया? माल्ट। अंकुरित जौ को पानी के साथ पीसकर छान लेते हैं, छनित द्रव्य को माल्ट सत कहते हैं। अंकुरित जौ को पानी के साथ मिलाकर पीस लेते हैं और पीसने के पश्चात जो विलयन, जो पदार्थ प्राप्त हो, माल्ट सत कहलाता है, जिसमें एंजाइम डायस्टेस की प्रचुर मात्रा होती है। तो माल्ट सत में प्रचुर मात्रा में डायस्टेस एंजाइम पाया जाता है। मेस तथा माल्ट सत दोनों को मिलाकर, अब मेस ऊपर प्राप्त किया, माल्ट सत नीचे प्राप्त हो गया, तो मेस और माल्ट सत दोनों को मिलाकर 223 से 333 केल्विन ताप कर दिया जाता है और माल्ट सत में उपस्थित डायस्टेस एंजाइम मेस में उपस्थित स्टार्च का जल अपघटन कर देता है और माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज का यह विलयन वर्ट कहलाता है। और जो माल्टोज परिवर्तन हुआ और माल्टोज का यह विलयन क्या कहलाता है? वर्ट कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ट किसे कहते हैं? तो देखो बेटा वर्ट कैसे बना, तो 2C6H10O5 2C6H10O5 का होल N प्लस H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? माल्टोज में। कौन सा एंजाइम? डायस्टेस। तो क्या बन जाएगा? NC12H22O11 जो क्या है? माल्टोज। क्या है बेटा? माल्टोज। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको? माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। देखो वर्ट अपन ने अभी ऊपर प्राप्त किया, तो वर्ट में खमीर मिलाकर विलयन का ताप लगभग 303 केल्विन रखा जाता है। वर्ट में क्या मिलाया जाता है? खमीर मिलाकर विलयन का ताप लगभग कितना कर दिया जाता है? 303 केल्विन रख दिया जाता है। खमीर में उपस्थित एंजाइम माल्टोज। अब खमीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा सकता है खमीर में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। तो देखो जो अपने पास माल्टोज प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? C12H22O11 C12H22O11 जल के साथ जो माल्टेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? माल्टेज। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। तो 2C6H12O6 बेटा 12 है तो 2C6 हो गया। आगे H22 यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लिए तो 24 हो गया, मतलब 12 कितने हो गए? 24। और O11 और यहाँ से 12 है तो 6 2 टाइम तो कितने हो गए? 12 है। तो किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। आगे देखो नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन। अब ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज को एथेनॉल में तो पहले भी अपन कर चुके। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सी गैस निकली थी? CO2। तो देखो खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। तो समझो जो C6H12O6 से ग्लूकोज है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो C2H5OH। अब यहाँ पर कितने आ गए काम में? 2 कार्बन आ गए, कितने बच गए? 4। तो 2CO2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2C2H5OH प्लस क्या निकल गई? 2CO2। आगे देखो किण्वन के पश्चात प्राप्त विलयन में 10 से 15% एल्कोहल होती है, मतलब एथेनॉल होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? वॉश कहते हैं। जो किण्वन से प्राप्त विलयन था उससे 10 में से 15% एथेनॉल होती है। उसे एथेनॉल जो विलयन प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वॉश कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है आश्वन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आश्वन। तो वॉश
का कॉफ़ी भभके में आसवन किया जाता है, वो उसका भी किसमें कॉफ़ी भभके में आसवन किया जाता है और लगभग 95.5% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होती है। आगे देखो इसके गुणधर्म क्या है, तो यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है, इसमें रुचिकर गंध होती है, इसका क्वथनांक 351.2 केल्विन होता है। यह जल में घुलनशील एथेनॉल एक्लेनॉल द्वारा दर्शाई जाने वाली समस्त रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ी बेटा, मेथेनॉल और एथेनॉल।